नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला और आज बहुत दिनों के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक सर मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर विश्लेषण के लिए, तमाम मुद्दों पर उन सवालों के जवाब के लिए जो सवाल आपके भी मन में चल रहे होंगे, सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है। सर, बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा पर। जी धन्यवाद चंद्रकांत जी। सर, मैं सीधे सीधे सवालों पर आता हूं। बहुत सी खबरें दिल्ली में तैर रही हैं, बहुत सी चीजें दिल्ली में हो रही हैं। सवाल दरअसल ये है सर कि दिल्ली में एक बैठक चल रही है संघ की, और कहा जा रहा है कि संघ की बड़ी बैठक है। दत्तात्रेय होसबोले, मोहन भागवत और बाकी तमाम संघ से जुड़े हुए लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं। यहाँ मंथन ये चल रहा है, ये मंथन निकाला जा रहा है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी किसको अध्यक्ष बनाने जा रही है, इस पर भी मंथन है। बहुत से नाम आपसे, आपके साथ भी चर्चाओं में सामने आए थे। अभी सर बीजेपी अध्यक्ष को लेकर क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, कौन अध्यक्ष बन सकता है? देखिए चंद्रकांत जी, अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। जी। करीब एक साल के, लगभग 2024 के लोकसभा के चुनाव अगर आप देखें, और उससे पहले जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की टिप्पणी आई थी कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, तो वहां से एक ऐसी परंपरा शुरू हो गई थी कि संघ में और भारतीय जनता पार्टी में कुछ दूरी। हम लगातार कहते रहे हैं कि संघ में और भारतीय जनता पार्टी में तल्खी चल रही है, दूरी चल रही है, लेकिन लोग ये कहते थे कि ये मीडिया का बनाया हुआ सगुफा है। हम ये भी कहते थे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी तल्खी चल रही है, लोग इसको भी नहीं मान रहे थे। वो सारी चीजें सामने आ गई हैं। उसका नतीजा आपने उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखा है। अब अगर आप 2024 के बाद देखते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पे हो, चाहे अभी फिलहाल जो अध्यक्ष बन रहे हैं उसमें कई अध्यक्षों के तौर पे हो। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको देता हूं कि वहां पे जो है अमित शाह की पसंद के लोग नहीं बन पाए हैं और आरएसएस की पसंद के लोग बने हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी आरएसएस की पसंद के हैं। तो ये जताता है कि पिछले कुछ महीनों में जो इस प्रकार के निर्णय हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ जो है ऊपर दिखाई दिया है। तमाम नाम चले, उसमें संजय जोशी जी का नाम चला, वसुंधरा का नाम चला, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तमाम नाम, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और खट्टर साहब के नाम चले। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पे ये भी सहमति बन सकती है, चाहे वो शिवराज चौहान हो, चाहे खट्टर हो। इस तरह के नाम है कि आरएसएस एक बार को इन पे सहमति दे सकता है। लेकिन आरएसएस का कहना यह है कि वो जो सत्ता का त्रिशूल है, जिस पे आपको याद होगा मैंने खूब डिस्कशन किया था, चर्चाएं की थी, आर्टिकल भी लिखा था कि सत्ता का जो त्रिशूल है वो अब मोदी जी के हाथ में नहीं रहेगा। संघ ने साफ साफ कह दिया है कि या तो आप संगठन चला लीजिए या आप सरकार चला लीजिए। तो अभी संघ ने दबाव बनाते हुए ये कह दिया है कि जो डमी मुख्यमंत्री हैं इनमें भी बदलाव होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई ऐसा होगा जो कम से कम अपने हिसाब से कुछ निर्णय ले सके और आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, आरएसएस की सोच का व्यक्ति हो। इस तरह का व्यक्ति ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। इस तरह का दबाव गुजरात लॉबी पे आ गया है और वो साफ झलकता है। अगर आप पिछले दिनों देखें कि मोदी जी नागपुर गए थे, उसके बाद जो दिल्ली में चर्चाएं हैं कि मोदी जी लगभग 8-9 दिनों की यात्रा पे हैं और वो 9 तारीख की यात्रा रात को दिल्ली में पहुंचेंगे, उसके बाद कुछ निर्णय निकलेगा। मेरी जो जानकारी है, मेरे जो सूत्र बताते हैं, अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। आरएसएस भी अडिग है और भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं वो आरएसएस के इस निर्णय को मानने को तैयार नहीं है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार का बैठ जाए जो कल को उनकी बात ही ना सुने, तो वो बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी में भी दो खेमे ऐसे खड़े हो गए हैं जो अंदर ही अंदर कुलबुला रहे हैं और अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई है कि यही क्यों। तो इसलिए संघ कहीं ना कहीं चाहता है कि कुछ नेतृत्व में परिवर्तन किया जाए। कितना परिवर्तन होगा, किन किन को बदला जाएगा, उनका कहना यह भी है कि अगर आप दखलंदाजी रखना चाहते हैं पार्टी में तो फिर सत्ता में परिवर्तन करिए, सत्ता में कुछ हमारे लोगों को लेके आइए। आपने जो मेन मंत्री बना रखे, चाहे एस जयशंकर हो, चाहे वो अश्वनी वैष्णव हो, चाहे हरदीप
सिंह हो, इस तरह के जो मंत्री हैं, इन पे भी भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल लोग हैं उनका बड़ा विरोध आ गया है। और जयशंकर का तो आज का ही आप देख लीजिए, थोड़ी देर पहले का ही खबर आई है कि ट्रंप साहब ने उनको मिलने का ही टाइम नहीं दिया है। ट्रंप साहब भारत के विदेश मंत्री से नहीं मिल रहे हैं और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को बुला के लंच और डिनर दे रहे हैं और बिरयानी खिला रहे हैं। तो ये तो हमारी जो विदेश नीति थी उसकी पोल पट्टी खोल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब विषयों की चिंता संघ को भी है, इसलिए संघ अपने मामले पे अड़ा हुआ है। जी सर, बिल्कुल आपने जिक्र किया, एक आर्टिकल का भी आपने जिक्र किया और बहुत पहले से आप इन तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखते रहे हैं, बताते रहे हैं। एक और आर्टिकल का मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो हालिया आर्टिकल है आप ही का है। संघ और बीजेपी के रिश्तों में जो गर्माहट कभी हुआ करती थी, अब वो जो दूरियां बनती जा रही हैं, क्या है ये दूरियां सर आखिर? और आपके ही उस आर्टिकल को जब मैं पढ़ रहा था, मैंने उसमें देखा कि आपने जिक्र भी किया कि कहा जाता था कि इससे मजबूत रिश्ता, इससे मजबूत गठजोड़ शायद ही भारत की राजनीति में कहीं देखने को मिलता था। क्या इसमें कमजोरी है, किसी तरीके की दूरी है, अब वो गर्माहट नहीं है? देखिए, आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये वर्तमान सरकार है और पिछले 10 साल में जो सरकार चली है, उसने तमाम संगठनों को अलहदा कर दिया है। करीब 3 दर्जन संगठन हैं आरएसएस के, जो भारतीय जनता पार्टी को पर्दे के पीछे से सपोर्ट करते हैं और उनकी आशा नहीं होती है कि उनको कुछ मिलेगा या उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, तो इसलिए वो चुप रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में भी संघ की मानसिकता के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई बहुत इच्छाएं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे सांसद हैं जो 4 बार, 5 बार, 3 बार के सांसद हैं और उन्हें कोई विरोध नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। सांसद बन गए, इसी को बहुत बड़ी चीज मान रहे हैं और पार्टी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई क्या हम दरा ही बिछाते रहेंगे सारा जीवन? मैं 4 बार का सांसद हूं और मेरे अलावा अगर आप मुझ में काबिलियत नहीं समझते हैं तो हरदीप पुरी की काबिलियत मुझे बताई जाए, मुझे जयशंकर की काबिलियत बताई जाए, इन्होंने किया क्या अभी तक पार्टी के लिए, संगठन के लिए, देश के लिए। तो ये जो गति विरोध है, जो अंतर विरोध है, ये बाहर आ गया है और कहीं ना कहीं आरएसएस ने लीड ले ली है। और देखिए, आरएसएस का मानना यह है कि ये एक संगठन है, ये किसी परिवार का या किसी एक व्यक्ति का संगठन नहीं है कि एक व्यक्ति अपनी इसमें चलाए। अगर वो व्यक्ति इस काबिल नहीं रह गया है कि अब इसको इस पद पर बिठाया जाए, तो संगठन को उसको तत्काल बदलना होगा। दूसरी एक बड़ी चीज यहाँ पे आ रही है कि लगातार जो सुब्रमण्यम स्वामी है, प्रधानमंत्री पे एक के बाद एक तीर छोड़ रहे हैं। अभी इन्होंने हालिया एक बयान दिया है कि नरेंद्र मोदी की कोई सीडी या कोई वीडियो ऐसी चाइना के पास है जिससे चाइना हमारे देश के प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये हमारे लिए एज ए नागरिक भी, एक नागरिक के नाते भी हमारे लिए ये सवाल बन जाता है, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर या जो सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहे हैं, तो या तो प्रधानमंत्री कार्यालय या खुद प्रधानमंत्री उस पर संज्ञान ले, उसका जवाब दें। और अगर सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहे हैं तो उन पर एक्शन ले, उनको जेल भेजें। ये तो हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप और आपके खिलाफ कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा है और आज से नहीं लगा रहे हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं वो भी कोई हल्के आदमी नहीं है। आप देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने जो कांग्रेस का गांधी परिवार है उसको कोर्ट में घसीटने का काम किया था। तमाम राज्यों की सरकार में दखलंदाजी उनकी थी, कई सरकारों को गिराने का काम उन्होंने कर दिया था। वो तमाम लोगों की पोल पट्टियां खोलते रहते हैं, बड़े लंबे दौर से सियासत कर रहे हैं, केंद्र की सियासत को बहुत बारीकी से जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसा कोई हवा में उनका बयान आ गया है, ऐसा भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और गुजरात लॉबी जो है वो चौतरफा घिरी हुई है और संघ का जो दबाव पड़ा हुआ है, इसलिए संघ भी इस तरह दबाव बना रहा है कि अब ये चारों तरफ घिर गए हैं, इनको दबा के हम अपनी बातें मनवा सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरेंडर कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी को करना होगा और इससे मुझे लगता है कि संघ की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें मिलेगा। जी सर, ये जो टॉपिक चल रहा है संघ और बीजेपी का, इसमें से जुड़ा एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं अगले सवाल पे आऊंगा जो महत्वपूर्ण है। सवाल मेरा ये है कि कहा यह जा रहा है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में इस बात पर भी मंथन किया जा रहा है कि जो 75 साल वाला फॉर्मूला है, 75 साल के बाद रिटायरमेंट होगा या नहीं होगा, ये जो फॉर्मूला चल रहा है इस पर भी एक क्लियरेंस आना है कि ये आगे कंटिन्यू करेंगे या 75 साल वाले फॉर्मूले से पीछे हट जाएंगे।
नहीं, देखिए मोदी जी जिस प्रकार से मैंने पहले ही कहा कि दबाव में हैं, इसलिए संघ का सामना करने की हैसियत उनकी नहीं बची है और संघ अपने फैसलों पे अडिग है। 75 साल का फॉर्मूला उन्होंने ही बनाया था। अब वो उन्हीं को अपने फॉर्मूले के हिसाब से पीछे हटना होगा। अब कई लोगों का जिस प्रकार से कहना है कि वो जुमलेबाजी कह देंगे और वो ये कह देंगे नहीं नहीं अभी पार्टी के लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं, देश के लोग चाहते हैं कि मैं और सेवाएं दूं, इस तरह की जुमलेबाजी करके। अब ये जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है, ये 2024 से पहले चल गई है। 2024 के बाद कोई भी जुमलेबाजी इनकी नहीं चल रही है, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए। आप देखिए कि जो जोश और जज्बा प्रधानमंत्री में और जो जोश और जज्बा गुजरात लॉबी में आप देखते थे दूसरे स्टेट चुनाव में, वो जज्बा आपको बिहार में दिखाई दे रहा है। जिस चुनाव आयोग की बात करते थे, किस प्रकार से अपमानित होना पड़ रहा है चुनाव आयोग जैसी संस्था को, ये दुर्भाग्य है कि बिहार में जिस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं मोदी बहुत दबाव में है और 75 साल वाला फॉर्मूला इनके ऊपर भी लागू होगा, मुझे ऐसा लगता है।